नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो दो इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं, दोनों के दोनों द हिंदू के। पहला इशू प्रेसिडेंट की पोस्ट से संबंधित, क्या प्रेसिडेंट की पोस्ट सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तौर पे है। दूसरा, इंडिया साउथ कोरिया रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेट्स देखने को मिले पिछले 5 सालों में, लेकिन अब रिश्तों को मजबूत करने का काफ़ी स्कोप है। एथिक्स का एग्जाम्पल है, न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया कि न्यूजीलैंड में इक्वल पे होगी मेल और फीमेल क्रिकेटर्स के लिए। तो ये एथिक्स में यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं अक्सर कि महिलाओं को उतनी पे नहीं मिलती जितनी मैन को मिलती है, वेज गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो न्यूजीलैंड ने किया है ना, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए वेजेस के मामले में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 18 जुलाई को हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और 25 जुलाई को नए जो प्रेसिडेंट हैं अपने पद की शपथ लेंगे। हमारे देश में जनता जो है, देश के नागरिक, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ना, जैसे एमएलए और एमपी, वो वोट देते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हालांकि देखो, जनता का इंटरेस्ट इस बात में जरूर होता है कि हमारा नया राष्ट्रपति कौन होगा। मतलब जिसके पास नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल रूलिंग अलायंस के पास अभी नंबर्स हैं, वो अपना जो कैंडिडेट है उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट करवा सकते हैं। तो लोगों में ये इंटरेस्ट जरूर होता है कि रूलिंग अलायंस ने फॉर एग्जांपल किसको चुना प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। लेकिन एक बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद लोगों का जो इंटरेस्ट है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ नहीं जाता। इसके लिए अगर देखो हम संविधान के प्रोविजंस पर नजर डालें, संविधान के प्रोविजंस क्या कहते हैं। आर्टिकल 53 संविधान का कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। इसका मतलब ये है, प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। हालांकि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो प्रेसिडेंट के पास रहती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट खुद से उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस करते हैं उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है। डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक बार कहा था, हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो सिर्फ एक नॉमिनल फिगर हेड हैं, उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पावर भी नहीं है। जब देखो संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे ना, चर्चाएं चल रही थी अलग अलग प्रोविजंस को लेके, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेके भी एक क्वेश्चन इमर्ज हुआ डिबेट के दौरान। क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्टली होने चाहिए या फिर इनडायरेक्टली होने चाहिए, जैसे कि अभी हो रही हैं। उस समय एक मेंबर थे प्रोफेसर केटी साम, उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए। उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा डिबेट के दौरान, क्या आप सब लोग ये चाहते हो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ग्रामोफोन की तरह काम करे, यानी रबर स्टैम्प की तरह काम करे, असल डिसीजन पीएम ले और सिर्फ प्रेसिडेंट उन डिसीजंस पर अपनी स्टैंप मारने का काम करें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे एक क्लर्क सिर्फ स्टैंप मारता है ना, वैसे ही प्रेसिडेंट सिर्फ स्टैंप मारे। क्या आप लोग ये चाहते हो? डिबेट तो देखो बहुत हुई, लेकिन फाइनली यही डिसाइड हुआ कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा इनडायरेक्टली, ना कि डायरेक्टली जनता के द्वारा। बट राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं, हम संविधान के अनुसार पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट को चुने जाने का तरीका है क्या, फिर आप बताइएगा क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। कौन चुनता है प्रेसिडेंट को? मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, लेजिस्लेचर्स फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अभी तक देखो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है वो तो गठित हुई नहीं है। अगर होती तो जम्मू एंड कश्मीर कि असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक एमएलए की वोट की कीमत क्या होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? बताइए। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं।
जैसे देखो तेलंगाना एक राज्य है, तेलंगाना में असेंबली सीट्स की संख्या कितनी है? 119। और 1971 के सेंसस के हिसाब से तेलंगाना की पॉपुलेशन कितनी है? 1.57 करोड़। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, तो टोटल पॉपुलेशन उस राज्य की 1971 के सेंसस के अनुसार ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स कितनी है? 119 इनटू में 1000, डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गई एक एमएलए की वोट की वैल्यू तेलंगाना में। और टोटल नंबर ऑफ कितने एमएलएज हैं तेलंगाना में? 119। 119 इंटू 132 कर दीजिए। ये जो वैल्यू आई 15708, ये तेलंगाना राज्य के जितने भी एमएलएज हैं ना, उनकी वोट की वैल्यू का सम है 15708। तो हमने तेलंगाना का एग्जाम्पल डिस्कस किया, वैसे आर्टिकल में यूपी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस फॉर्मूले से आप यूपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है वो भी निकाल सकते हो। ऊपर रखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1971 के सेंसस के हिसाब से, नीचे रखिए आप टोटल स्ट्रेंथ ऑफ यूपी असेंबली, 403 सीट्स है ना यूपी में, इनटू में 1000, तो रिजल्ट आएगा 208। यानी यूपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 208। अब देखो इस फार्मूले की सहायता से ना राइटर एक पॉइंट रेज करना चाहते हैं। राइटर कहते हैं देखो, किसी स्टेट में एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, उसमें उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि पॉपुलेशन कितनी है देश की, ये एक क्रूशियल फैक्टर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में एक एमएलए की वोट की वैल्यू 1 है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पॉपुलेशन एक फैक्टर है, इसलिए ये जो चीज़ है ना, वो प्रेसिडेंट को एक ग्रेटर मोरल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट जिनके इलेक्शन में पॉपुलेशन एक फैक्टर है, वो सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम नहीं कर सकते। ये सच है कि डायरेक्टली वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर ना के बराबर है। लेकिन देखो, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन से डिसएग्री जरूर हो सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर जरूर है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सावधान कर दें, उन्हें गाइड कर दें कि ये जो डिसीजन ले रहे हो ये गलत है। वो इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फैसले को एक बार लौटा भी सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए। वो बात अलग है हालांकि कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस फैसले को फिर से भेज दें कंसीडर करने के बाद प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट को फिर वो फैसला एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट देखो, एक बार अगर राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फिर से रिकंसीडर करने के लिए बोलते हैं किसी फैसले को, तो फिर सीधी भाषा में बोलूं तो बेइज्जती हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, सरकार की भारी बेइज्जती हो जाती है। यही एक रीजन है कि आमतौर पे जो रूलिंग अलायंस है ना, वो ऐसे पर्सन को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठाते हैं जिनके बारे में उनको पता है ये पर्सन ज़्यादा बोलेगा नहीं। देखो, ये बात मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। अभी देखो, बीजेपी को लगता है कि जो द्रौपदी मुर्मू है ना, जो हमारी अगली राष्ट्रपति होंगी, बीजेपी को लगता है कि वो ज़्यादा मतलब लो प्रोफाइल रहेंगी, ज़्यादा एक्टिविस्ट रोल प्ले करेंगी नहीं, तो हम आसानी से अपना काम करते रहेंगे। अगर प्रेसिडेंट थोड़ा सा भी एक्टिव होता है ना, तो सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। प्रेसिडेंट के पास इतनी बड़ी पावर होती है प्राइम मिनिस्टर को समन करने की। अगर प्रेसिडेंट समन भी कर देना प्राइम मिनिस्टर को किसी इश्यू पर, तब भी सरकार की भारी बेइज्जती हो जाती है कि प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को समन किया। इसीलिए बहुत ज़्यादा भरोसेमंद पर्सन को ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बिठाया जाता है उस पार्टी के द्वारा जिसके पास नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी नंबर्स हैं बीजेपी के पास में। इसके बाद राइटर इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट जब शपथ लेते हैं ना, तो 2 पार्ट्स में वो शपथ लेते हैं। पहला पार्ट प्रेसिडेंट की शपथ का ये है कि प्रेसिडेंट शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पार्ट ये है प्रेसिडेंट शैल डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द सर्विस एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो शपथ प्रेसिडेंट की पोस्ट की ऐसी है कि प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ग्रामोफोन की तरह काम नहीं कर सकते, उन्हें लोगों का हित देखना ही पड़ता है, ऐसी उन्होंने शपथ ली है।
अगर वो लोगों के हितों को सुरक्षित ही ना रख सकें तो फिर उनके जो शपथ ली है उन्होंने वो किस काम की। बट देखो, आज़ादी के बाद से एक्सपीरियंस ये है, जनरली सामान्यतः राष्ट्रपति जो हैं ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। जब सरकार लोगों से उनके राइट्स छीन लेती हैं, लोगों के राइट्स को दबाया जाता है, लिबर्टीज छीनी जाती हैं सरकार के द्वारा, तो प्रेसिडेंट कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हमारा देश उन चुनिंदा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शामिल है जहां पर एग्जीक्यूटिव ने यानी सरकार ने बहुत ही ज़्यादा पावर्स अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करके रखी हैं। और ये जो फेनोमेनन है ना 1970s के बाद से इंक्रीज हो गया, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि 60s में, लेट 60s में ही बन गई थी, लेकिन 70s में उन्होंने पावर्स अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्रेसिडेंट्स ने सिर्फ रबर स्टैम्प के तौर पे ही काम किया है, क्योंकि देखो जब भी सरकारों ने लोगों के राइट्स को दबाया है ना, लोग बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाने के बारे में सोचते हैं। उन्हें पता है कि प्रेसिडेंट कुछ नहीं करेंगे। लेकिन देखो कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हुए हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय की सरकार के साथ ओपनली मतलब उन्होंने अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जाहिर की पॉलिसी इश्यूज पर। उन्होंने कहा कि हम आपकी इस पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को इन्फ्लुएंस किया। तो लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये कहते हैं, राष्ट्रपति के लिए देखो ये पॉसिबल है कि वो सरकार से डिसएग्री करें और सिटीजन्स के बिहाव से इंटरवीन करें जब सरकार लोगों से उनके राइट्स छीनती हैं, क्योंकि इस प्रकार की उन्होंने शपथ भी ली है। इसलिए इंडिया को ना प्रेसिडेंट चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करने वाले। रियल प्रेसिडेंट इंडिया को चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट एज सच देखो कोई स्पेशल नहीं है, सिंपली आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस से संबंधित। शुरुआत में ये बोला जाता है इंट्रोडक्शन में कि पिछले 5 सालों में ना हमने देखा कि इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस में ना काफ़ी सारे डाइवर्जेंस देखने को मिले। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब दोनों देश कुछ इश्यूज पर सहमत होते हैं कि हाँ हमारी भी राय है यही और आपकी भी यही राय है, दोनों के इंटरेस्ट जो है वो एक जगह आके मिल जाते हैं, तो कोऑपरेशन की संभावना ज़्यादा रहती है। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया कुछ सोच रहा है, साउथ कोरिया कुछ अलग सोच रहा है उस इशू पर। तो साउथ कोरिया और इंडिया के जो रिलेशंस है ना वो डाइवर्जेंस की तरफ बढ़े पिछले 5 सालों में। इंडिया ने जहां क्वाड को ज्वाइन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान है, साउथ कोरिया इस इनिशिएटिव से बाहर रहा। साउथ कोरिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में भी कुछ खास अपनी एक्टिविटी दर्ज करवाई नहीं। बट अब देखो नए राष्ट्रपति जो बने हैं ना साउथ कोरिया के, उनकी अप्रोच फॉरेन पॉलिसी से संबंधित और सिक्योरिटी पॉलिसी से संबंधित अलग है पहले के राष्ट्रपतियों से। अब साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ना वो साउथ कोरिया को ग्लोबल पिवटल स्टेट बनाना चाहते हैं, एंकर्ड इन लिबरल वैल्यूज एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। देखो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। उन्होंने ना इंटेंशन जाहिर की है कि अब साउथ कोरिया बड़ा रोल प्ले करेगा, एक्टिव रोल प्ले करेगा ग्लोबल इश्यूज में। एक तो देखो मान लीजिए कोई देश चुपचाप रहता है, वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो, कुछ खास इंटरेस्ट लेता नहीं है, कुछ खास स्टेटमेंट्स भी जारी नहीं करता वर्ल्ड इश्यूज पर। दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो ग्लोबल इश्यूज में खासा इंटरेस्ट लेता है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करता है, वर्ल्ड में कुछ भी हो कहीं पर भी स्टेटमेंट जारी करता है कि हमारा ये स्टैंड है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के अनुसार अब ग्लोबल इश्यूज में इंटरेस्ट लेगा साउथ कोरिया और कोशिश करेगा कि लिबरल वैल्यूज प्रमोट हो, वर्ल्ड में रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टाब्लिश हो। रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब जैसे यूएन की कोई कन्वेंशन है उसको लोग माने। चाइना पर जैसा आरोप लगता है कि चाइना यूएन कन्वेंशंस को मानता मुनता नहीं है, अपनी दादागिरी दिखाता है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में। राइटर ये कहते हैं, इस पॉइंट से मतलब एसेंस निकालते हैं राइटर कि साउथ कोरिया ने जो इच्छा जाहिर की है ना कि वो अब ग्लोबल पिवटल स्टेट बनेगा और एक्टिव रोल प्ले करेगा रीजनल अफेयर्स में, इस इच्छा जाहिर करने के बाद इंडिया और साउथ कोरिया रिलेशंस को मजबूत बनाने का काफ़ी स्कोप है।
पिछले कुछ सालों में इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस में काफ़ी रुकावटें आई हैं, खास करके इकोनॉमिक टाइज में। ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, स्टेगनेंट सा हो गया, काफ़ी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। साउथ कोरिया की तरफ से कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं आई है इंडिया में। इंडिया और साउथ कोरिया पहले कोशिश कर रहे थे, अभी जो उनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, इसे अपग्रेड किया जाए, लेकिन कोई इसका रिजल्ट निकला नहीं है। पिछले कुछ सालों में देखो साउथ कोरिया थोड़ा ज़्यादा ही टिल्ट हो गया था चाइना की तरफ, मतलब चाइना के साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे हो गए थे साउथ कोरिया के। बट अभी के जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो इसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया के साथ रिलेशंस को मजबूत करने का काफ़ी स्कोप है। ट्रेड का टारगेट ये है 2030 तक ट्रेड को $50 बिलियन तक ले जाया जाए। कुछ महीने पहले तक तो ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, जैसे पब्लिक हेल्थ, ग्रीन ग्रोथ, डिजिटल कनेक्टिविटी, ट्रेड। 2020 में इंडिया और साउथ कोरिया ने एक रोड मैप साइन किया था, रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन। लेकिन देखो पॉलिटिकल विल की वजह से इवन ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने के बाद कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन अब चूंकि साउथ कोरिया एक बार फिर से अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा है, स्कोप है डिफेंस कोऑपरेशन ज़्यादा हो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। जैसे देखो दोनों देश एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम, यानी लेटेस्ट जो लड़ने वाले हथियार हैं ना, जिनका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में, और काफ़ी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जो यूक्रेन और रशिया के वार में देखने को मिली, जैसे ड्रोन, इनको लेके कोऑपरेट कर सकते हैं दोनों देश। मालाबार एक्सरसाइज जिसमें अभी 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट अगर कर सके इस एक्सरसाइज में तो और भी ज़्यादा बेहतर है। पिछले जो राष्ट्रपति थे ना साउथ कोरिया के, मून जे इन, उस दौरान साउथ कोरिया और जापान के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। चाइना के प्रेशर के चलते ये कह दिया था साउथ कोरिया ने कि वो किसी प्रकार का ट्राइलेटरल कोऑपरेशन नहीं करेंगे, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन जिसमें साउथ कोरिया, जापान और यूएस तीनों देश हों, ऐसा उन्होंने चाइना के प्रेशर के चलते कमिटमेंट दी थी। बट अब अगर साउथ कोरिया अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है तो साउथ कोरिया, जापान और इंडिया तीनों मिलके डिफेंस पॉलिसी से संबंधित कोऑर्डिनेशन आपस में कर सकते हैं। तीनों मिलके चाइना का सामना कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं चाइना को, चाइना पे दबाव बना सकते हैं। देखो इस रीजन में ना इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं जापान के साथ में, वियतनाम के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी। तो साउथ कोरिया ना चौथे पिलर का काम कर सकता है इस रीजन में इंडिया के अलाय के रूप में। इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर साउथ कोरिया के साथ भी डिफेंस के मामले में इंडिया के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ में हैं। ये 3 पिलर्स हैं, चौथा पिलर होगा साउथ कोरिया। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये बात सच है कि इंडिया और साउथ कोरिया में कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है अगर साउथ कोरिया अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर साउथ कोरिया अपनी पॉलिसी को रीओरिएंट करेगा, चाइना की तरफ अभी टिल्ट ज़्यादा है, वो चेंज करेगा, तो चाइना का प्रेशर आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या चाइना का प्रेशर जो है वो साउथ कोरिया विदस्टैंड कर पाएगा, झेल पाएगा? दूसरा, अब देखो यूएस में ना ट्रंप की जो पार्टी है ना, रिपब्लिक पार्टी, वो मजबूत हो रही है। ट्रंप अगर दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो यूएस कोरिया रिलेशनशिप का क्या स्कोप होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रंप ना साउथ कोरिया के साथ में ज़्यादा अच्छी दोस्ती चाहते नहीं थे। वो चाहते थे कि साउथ कोरिया के साथ में जो रिलेशनशिप है उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिस्टर यून जो थे उन्होंने काफ़ी डायनामिक पॉलिसी अपनाई। उस समय सभी मेजर पावर्स ने यूएसए को कहा कि आपको साउथ कोरिया को सपोर्ट करना चाहिए, साउथ कोरिया का जो स्टैंड है स्टेबिलिटी और पीस के लिए उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब ट्रंप मान लीजिए फिर से चुन लिए गए तो साउथ कोरिया के कैसे रिलेशन होंगे यूएसए के साथ में, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा देखो, जिस कमिटमेंट की मैं बात कर रहा था ना, चाइना के दबाव के चलते 3 नोज की पॉलिसी अपनाई थी। 3 नोज का एग्रीमेंट साइन हुआ था साउथ कोरिया का चाइना के साथ में, जैसे नो एडिशनल टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड डिप्लॉयमेंट,
थर्ड के बारे में यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था। नो पार्टिसिपेशन इन यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क, नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ट्राइलेटरल मिलिट्री अलायंस विद द यूएसए एंड जापान, ये हमने डिस्कस किया। तो 3 चीजों को लेकर नो कह दिया था साउथ कोरिया ने चाइना के प्रेशर के चलते। तो अब अगर साउथ कोरिया इस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो चाइना कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे साउथ कोरिया उस प्रेशर का सामना करेगा, यह देखने वाली बात है। अब लास्ट में बारी आती है कंक्लूजन की। इंडिया मदद कर सकता है साउथ कोरिया की चाइना का प्रेशर झेलने में और नॉर्थ कोरिया की थ्रेट्स भी झेलने में, नॉर्थ कोरिया की थ्रेट्स का सामना करने में।